हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी, केशव भानु क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक्सीलेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीछे वाला कोई बच्चे अगर नए जुड़ रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कौन कौन से एक्सीलेटरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बताया था। इसके बाद हमने किडनी की रिलेटेड कुछ बातें की थी कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर छोटी छोटी यूनिट होती है, इकाइयां होती है, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। फिर मैंने कहा था कि अगली क्लास के अंदर अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आज हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये होता है एक पूरा नेफ्रॉन, यहां से लगा करके यहां तक। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? एक सिंगल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, यहां से लगा करके यहां तक। इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, जो संग्राहक नलिका करके लिख रखा है, इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, यहां से लगा करके यहां तक। ठीक है, ये होता है एक सिंगल नेफ्रॉन। क्या होता है? सिंगल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। क्लियर? सबसे पहले बात करें, नेफ्रॉन के अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इंग्लिश में वर्ड याद कराऊंगा और इंग्लिश में आपको याद करना है। ठीक है, हिंदी में आपको याद नहीं करना। सबसे पहली स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट के बाद कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक नहीं, ट्यूब लाइक। ठीक है, नलिका की तरह की स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। क्लियर? आराम से समझिए, धीरे से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्ट्रक्चर है बोमेन संपुट। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस वाले जो प्याले की तरह आपको दिख रहा है। ठीक है, ये तो इस तरह से तो आपको वो पानी की तरह दिख रहा होगा, तो पाना नहीं है, क्या है? प्याला है। जब आप 3D में देखोगे तो ये क्या होगा? प्याला। बाउल शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, बोमेन संपुट की। तो ये 2D के अंदर बनाया तब आपको ये दिख रहा है ऐसा पानी की तरह, लेकिन ये कैसा होता है? चारों तरफ से होगा। तो चारों तरफ से होता है तो कैसा दिखेगा आपको? प्याला। ठीक है, तो प्याले नुमा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बोमेन संपुट। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट बोमेन संपुट, नाम ध्यान रखिए, बोमेन संपुट प्याले की तरह की स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद एक लंबी सी नलिका है, उसको बोलते हैं पीसीटी। बोमेन संपुट के पास में एक लंबी सी नलिका है, उस नलिका का नाम क्या है? पीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हिंदी में बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, लेकिन अपने को शॉर्ट के अंदर ध्यान में यही रखना है, पीसीटी। क्लियर? बोमेन संपुट के जस्ट पास्ट में जो स्ट्रक्चर है, छोटी सी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिका की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, उसको बोलेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद एक हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ठीक है, यहां से लगा करके पीसीटी यहां तक ही है, यहां से शुरुआत होती है पीसीटी की और यहां पर आकर एंड हो जाता है पीसीटी। उसके बाद एक हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर है, लड़कियां बालों में जो हेयर पिन लगाती है उस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं? यानी यहां से लगा करके ये वाला पूरा स्ट्रक्चर लेकर के यहां तक, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हेनले का लूप। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेनले का लूप। फिर यहां से लगा करके यहां तक, इस वाली ट्यूब के एंड तक, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। हिंदी में बोलेंगे तो दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये पास में तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये दूर है तो दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, वापिस से देखो कौन कौन से पार्ट हो गए। बोमेन कैप्सूल यानी संपुट, उसके पास में एक नलिका, उसका नाम पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद एक लूप की तरह का स्ट्रक्चर है, हेनले का लूप। उसके बाद एक नलिका है डीसीटी। ठीक है, और डीसीटी किस में ओपन होती है?
संग्राहक नलिका के अंदर। ये जो लंबी नलिका दिख रही है ये कौन सी है? संग्राहक नलिका। इसमें बहुत सारी डीसीटी है वो ओपन होती है। यहाँ से भी एक डीसीटी ओपन होगी दूसरे नेफ्रॉन की, यहाँ पर भी एक दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी ओपन होगी, यहाँ पर भी होगी। तो बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वो आकर खुलती है किसमें? एक ट्यूब के अंदर खुलती है। उस ट्यूब का नाम होता है संग्राहक नलिका। इंग्लिश में बोले इसको कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है? बोमेन सपोर्ट, डीसीटी, हेनले का लोब, डीसीटी, संग्राहक नलिका। क्लियर? अब देखिए यहां पर आइए, बोमेन संपुट के अंदर जो हमने पहले पढ़ा था रीनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर एंटर कर रही है और रीनल वेन है किडनी से बाहर निकल रही है। तो जब रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है तो बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर बढ़ जाती है। तो ब्रांचेज को बोलते हैं, उसको क्या बोला था? धमनी। ठीक है, रीनल धमनी। तो यहां पर अपन वर्ड करेंगे जब ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाएगी तो बोलेंगे धमनिका। क्या बोलेंगे? धमनिका। जब धमनी आगे डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं धमनिका। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब दिख रही है वो किसकी है? धमनी की डिवाइड फॉर्म है, यानी कि धमनी है वो विभाजित हो चुकी है। उसके बाद जो ट्यूब बनी है उसको क्या नाम देते हैं? धमनिका। ठीक है, तो जब धमनिका आती है किसके अंदर? बोमेन संपुट के अंदर। धमनिका आती है किसके अंदर? बोमेन संपुट के अंदर। ये लेकर आ रही है, क्या लेकर आ रही है? ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, तो बोमेन संपुट के अंदर आती है तो एक गुच्छा बनाती है। क्या बनाती है? एक गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अभिवाही धमनिका आएगी। ठीक है, अब एक धमनिका आएगी फिर गुच्छा बनेगा, वापिस से एक निकलेगी। ठीक है, एक निकलेगी। ठीक है, तो ये ब्लड लेकर आएगी और ये ब्लड लेकर यहां से जाएगी। तो है तो क्या? बीच में कहीं पर भी जॉइंट नहीं है, तो है तो क्या? सारी की सारी धमनिका ही है। तो जब लेकर आएगी तो इसको बोलेंगे अभिवाही धमनिका। लेकर आ रही है। ठीक है, अभिवाही धमनिका। इंग्लिश में बोलेंगे एफ्रेंट आर्टरियोल्स। एफ्रेंट आर्टरियोल्स। और जब लेकर जाएगी, ठीक है, यहां से निकल रही है, ब्लड को दूर लेकर जा रही है, तो इसको बोलेंगे अपवाही धमनिका, इफ्रेंट आर्टरियोल्स। क्लियर? अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। क्लियर? तो जहां पर ये गुच्छा बनाती है बीच के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब थोड़ा सा आप डायग्राम के अंदर थोड़ा सा गौर करिए। मैंने ये वाली जो ट्यूब है वो थोड़ी सी चौड़ी बनाई है और ये वाली ट्यूब थोड़ी सी संकरी बनाई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाली ट्यूब का जो व्यास है वो ज्यादा होता है और इस वाली ट्यूब का जो व्यास है, जो मोटाई है, अंदर वाली स्पेस है, वो थोड़ा सा कम होता है। जिस कारण क्या होगा? यहां से ब्लड क्या होगा? आएगा तो ज्यादा, आएगा ज्यादा, लेकिन जाएगा आगे कम। ठीक है, मान लीजिए इस वाली ट्यूब के अंदर 100 ml ब्लड आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? पीछे से कितना आ रहा है? 100 ml ब्लड आ रहा है। लेकिन आगे कितना जा रहा है? 80 जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका आगे जो आकार है, जो एरिया है, वो क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो ब्लड है वो कम फ्लो करेगा। तो पीछे से आ रहा है 100, आगे जा रहा है 80, यानी 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर ब्लड है वो कुछ देर के लिए रुकेगा, कुछ देर के लिए रुकेगा, क्योंकि पीछे से लगातार 100 आ रहा है लेकिन आगे जा ही नहीं रहा, आगे तो 80 जा रहा है। ठीक है, तो अब ब्लड की स्पीड यहां पर आकर क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, थोड़ा सा ब्लड क्या हो जाएगा? रुकने लग जाएगा। तो जैसे ही ब्लड रुकेगा, जैसे ही ब्लड रुकेगा, ब्लड क्या होगा? छनेगा। जैसे ही ब्लड रुकेगा, ब्लड क्या होगा? इस वाले पार्ट के अंदर छनेगा। ठीक है, फिल्टर होगा। तो फिल्टर करने के लिए इसका जो व्यास है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसका जो व्यास है वो थोड़ा सा कम होता है, ताकि ब्लड, कोई भी चीज छनती कब है? कोई भी चीज फिल्टर कब होती है? जब वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुके। अगर वो लगातार चल रही है तो वो फिल्टर नहीं होगी नीचे। ठीक है, तो फिल्टर कब होगी? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ब्लड रुकेगा, जिस कारण से ब्लड आगे क्या होगा? फिल्टर होगा। अगर लगातार स्पीड से आएगा तो यहाँ पर ब्लड फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, इस फिल्टर करने के लिए इसका व्यास थोड़ा सा कम होता है और इसका व्यास थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब अपने को यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए, फिर अपन एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। जो अपवाही धमनी है, अपवाही धमनी का है, ये आगे चल करके चारों तरफ, नेफ्रॉन के चारों तरफ एक जाल बनाती है। ठीक है,
अपवाही धमनी है वो आगे चल करके नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या बनाती है, एक जालनुमा संरचना बनाती है, ऐसा चारों तरफ इसके घूम जाएगी। ठीक है, इस जाल को बोलते हैं परिनलिका जाल। ठीक है, अपवाही धमनिका कौन सी बनाएगी, अपवाही धमनिका ही बनाएगी। अपवाही धमनिका है वो पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ जो जाल बनाती है उसको बोलते हैं परिनलिका जाल। साथ साथ में ये जाल है वो वासा रेक्टा के चारों तरफ भी बनेगा, वासा रेक्टा के हैनले के लूप के चारों तरफ भी बनेगा। इस वाले जाल को अपन बोलेंगे वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, अपवाही धमनी है वो नेफ्रॉन के चारों तरफ पीसीटी डीसीटी इनके चारों तरफ जाल बनाती है, उस जाल को क्या बोलते हैं, परिनलिका जाल, या कहीं पर लिखा होगा परिकेशिका जाल। ठीक है, और हैनले के लूप के चारों तरफ भी एक जाल बनाती है, तो इस वाले जाल को क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। तो ये होती है पूरी की पूरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब अपन एक एक को लेकर डिस्कस करेंगे कि एक एक के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, इसकी जो आसपास की जो माहौल है, दीवारें हैं वो कैसी होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब अपन एक एक को खोल करके थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बोमेन संपुट। कौन सा पार्ट ले रहे हैं, बोमेन संपुट वाला पार्ट। तो इसको कर रहे हैं रफ। ये आ गया समझ में पूरा। ठीक है, इसका थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था उससे पहले का आप स्क्रीनशॉट ले लेना हमसे, क्योंकि बाद में तो ये थोड़ा खराब हो चुका है। ठीक है, ये आप मत बनाना कॉपी के अंदर, आप ये वाला मत बनाना, वासा रेक्टा और परिनलिका जाल, आप केवल यहाँ तक बनाना, ये तो समझने के लिए है, ये आपको बुक के अंदर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ले रहे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बोमेन संपुट। तो हेडिंग डाल लीजिए बोमेन संपुट। अब देखिए साहब, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बोमेन संपुट। ठीक है, तो बोमेन संपुट को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। ये है हमारा बोमेन संपुट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वैसा बन जाएगा जैसे पहले बनाया था, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा इसका मुंह। अभी मैंने इसका मुंह कैसे कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक है, तो बोमेन संपुट, ये जो आउटर जो आपको शेल दिख रहा है कप की तरह, उसे क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट के अंदर कौन आ रही है, अभिवाही धमनिका आ रही है ब्लड लेकर, और अपवाही धमनिका जा रही है ब्लड लेकर के। ठीक है, तो ये लेकर आएगी ब्लड और ये लेकर जाएगी। तो ब्लड लेकर आ रही है, अंदर क्या बनेगा, गुच्छा। गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है, ग्लोमेरुलस। फिर वापस से निकलेगी अपवाही धमनिका जो ब्लड लेकर के जाएगी। इसका व्यास थोड़ा सा चौड़ा, इसका व्यास थोड़ा सा संकरा, ये पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस के अंदर जहां पर गुच्छा बनता है वहां पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। ठीक है, विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं होती है, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, होल होता है, छेद होता है। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं अपन पोडोसाइट कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट कोशिकाएं। इसी से होकर जो ब्लड है वो नीचे यहाँ पर छनेगा, इसी से होकर जो ब्लड है वो क्या होगा, छनेगा, यानी कि फिल्टर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पोडोसाइट में कोशिकाओं में से क्या निकलेगा, ब्लड फिल्टर होकर के निकलेगा, और फिल्टर होकर के निकलेगा तो कहां पर इकट्ठा होगा, इस वाली जगह पर इकट्ठा होगा। और इसके आगे कौन कंटिन्यू है, पीसीटी। ठीक है, तो पोडोसाइट कोशिका का काम क्या होता है, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन के लिए। किसके लिए प्रेजेंट होती है यहाँ पर, फॉर फिल्ट्रेशन, निस्यंदन के लिए प्रेजेंट होती है, ब्लड को फिल्टर करेगी। ठीक है, फिर बात करें बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये दोहरी झिल्ली युक्त ऑर्गन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, ऑर्गन नहीं, कोशिकांग है। यानी इसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन थोड़ा सा मैं बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग होता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है बोमेन संपुट के अंदर। बोमेन संपुट के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है पूछे तो दो मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, और जो यहां पर जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, तो बोलेंगे चपटी शल्की उपकला की बनी होती है, चपटी शल्की उपकला की बनी होती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल जाए तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि चपटी शल्की उपकला की बनी होती है। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर होती है बोमेन संपुट। ये वाला आपको ध्यान रखना है पोडोसाइट्स कि पोडोसाइट कोशिका कहां पर प्रेजेंट होती है, तो बोलेंगे बोमेन संपुट के अंदर प्रेजेंट होती है।
या ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, काम क्या होता है? फिल्टर करना। ये अपना यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 पार्ट होता है, बता देता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फॉर्मेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सीक्रेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो कहां पर संपन्न होता है? तो बोलेंगे बोमेन संपुट के अंदर संपन्न होता है, यहीं पर तो ब्लड चलेगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड का फिल्टर कहां पर होता है? तो बोलेंगे बोमेन संपुट के अंदर होता है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा बोमेन संपुट। सेकंड आ रहा है पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी वाला पार्ट। इनकी भी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये क्या करती है, इसका काम क्या है। तो बोमेन संपुट का काम आपको समझ आ गया, ब्लड को फिल्टर करना। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है पीसीटी, हेडिंग डाल लीजिए पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर नेक्स्ट देखिए पीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसमें आपको केवल 4 बातें आपको ध्यान रखनी है पीसीटी से रिलेटेड। अभी मैं इसलिए ये करा रहा हूं क्योंकि जैसे ही बाद में अपन मूत्र का निर्माण पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उस समय सीधा अपन रिलेट करेंगे, फिर अपने को एक एक करके डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए अभी करा रहा हूं। ये आपको सब ध्यान में रखना है, याद करना है, ताकि जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा उस समय सारा का सारा वापस काम आएगा। ठीक है, तो पहला देखिए पीसीटी बनी किसकी होती है, यानी उसकी जो वॉल होती है, ट्यूब की जो वॉल है, वो किसकी बनी होती है? तो बोलेंगे सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होगा वो कुछ ना कुछ अवशोषण करने का काम करेगी। ठीक है, किसका काम करेगी? कुछ ना कुछ अवशोषण करने का काम करेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पुनरावशोषण का काम करती है। पुनरावशोषण क्यों लिखा? क्योंकि एक बार अपन अवशोषण कर चुके हैं। जब अपने फूड खाया था तो फूड खाया था, उसका क्या किया था? एब्जॉर्प्शन किया था। ठीक है, तो वहां पर उसको बोला था अवशोषण। अब यहाँ पर बोल रहे हैं पुनः अवशोषण, यानी कि दोबारा अपन क्या कर रहे हैं? अवशोषण कर रहे हैं। किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो पुनरावशोषण में काम करती है। तीसरा पॉइंट, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जब ब्लड है वो फिल्टर होता है, तो फिल्टर के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्टिकल है वो फिल्टर के अंदर आते हैं, तो उस समय पूरी बात करेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघटे। वैद्युत अपघटे मतलब सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, आयंस हो गए, पोटेशियम वगैरह, उनको बोलते हैं वैद्युत अपघटे। और जल का अवशोषण, यहां पर लिखना है और जल का अवशोषण। ठीक है, ये सारा का सारा कौन करेगा? पीसीटी करेगा। पीसीटी के अंदर होगा क्या क्या होगा? लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों का 70 से 80% वैद्युत अपघटे का, और जल का अवशोषण होगा किसके अंदर? पीसीटी के अंदर। इसके अलावा जो हमने ग्लूकोज खाया है, जो हमने फैट खाया है, फैट को तोड़कर क्या बनाया था? फैटी एसिड, वसा अम्ल। जो प्रोटीन खाया था, प्रोटीन को तोड़कर क्या बनाया था? अमीनो अम्ल। तो इनका भी वापस से अवशोषण कहां होगा? पीसीटी के अंदर। ठीक है, एक बार ध्यान में रख लो, जब यूरिन पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन, उस समय वापस सारा का सारा काम आएगा और सारा का सारा पूरा समझ में आएगा। तो एक बार अभी आप इसको नोट कर लीजिए। वापस से देखिए किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। काम क्या है? पुनरावशोषण में काम करती है। क्या क्या करेगी? लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों का 70 से 80% वैद्युत अपघटों का और जल का अवशोषण करेगी। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, वसा अम्ल है और अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, इनका भी पूरा का पूरा अवशोषण कहां पर होगा? पीसीटी के अंदर होगा। क्लियर? ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है पीसीटी से रिलेटेड। नेक्स्ट आ रहा है अपना हेनले का लूप। तो थर्ड हेडिंग डाल लीजिए हेनले का लूप। हेनले का लूप, तो हेनले का लूप की स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, कैसा है? तो बोलेंगे यू आकार का एक हेयर पिन लूप है। कैसा है? यू आकार का हेयर पिन लूप है। यू आकार का दिख रहा है आपको? तो यू आकार का एक हेयर पिन लूप होता है, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। इस भाग में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। सबसे कम जो अवशोषण होगा वो कहां पर होगा? हेनले के लूप में होगा। ठीक है, न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। और इसकी जो दीवारें होती है, जो ट्यूब की जो दीवारें है, वो किसकी बनी है? सल्काकार यानी कि सल्की एपिथेलियम की और घनाकार एपिथेलियम की बनी होती है। दोनों की मिक्स होती है। सल्की स्क्वेमस एपिथेलियम भी होगी और क्यूबोइडल एपिथेलियम भी होगी, यानी कि सल्की एपिथेलियम भी होगी, सल्काकार भी होगी और घनाकार उपकला भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने नहीं लिखे, इसको समझ लीजिए आप। जो नीचे की तरफ आती है, इधर कौन प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है पीसीटी और उधर कौन है? डीसीटी। ठीक है, तो पीसीटी से जैसे चलेंगे तो ये भुजा आ रही है नीचे की तरफ। कैसी आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है।
इसको बोलते हैं अवरोही भुजा। हेनले के लूप की दो भुजाएं होती है। पीसीटी से जब चलेंगे आगे तो ये आ रही नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे अवरोही भुजा। फिर ऐसा आएगा, यूरिन ऐसा आएगा और यहाँ पर ऐसे चलेगा ऊपर, तो ऊपर चढ़ रहा है तो इस वाली भुजा को बोलते हैं आरोही भुजा। इस वाले को क्या बोला? आरोही भुजा। इस वाली को बोल रहे हैं अवरोही भुजा। ठीक है। जो अवरोही भुजा होती है यानी ये वाला पार्ट है वो जल के लिए होता है पारगम्य, लेकिन वैद्युत अपघट्य के लिए होता है अपारगम्य। जल के लिए कैसा होगा? पारगम्य, यानी इधर से वाटर है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर है उससे बाहर निकल सकता है। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो जैसे वाटर निकालते जाएंगे किसी चीज में से तो वो चीज कैसी हो जाएगी? कंसंट्रेट, सांद्रित हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? नीचे जाते हुए यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेट करेगा, यानी यूरिन में से वाटर को निकालेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे वापस आगे, जो आरोही भुजा है वो जल के लिए कैसी होती है? अपारगम्य, लेकिन वैद्युत अपघट्य के लिए कैसी होती है? पारगम्य। ठीक है। यानी यहाँ से Na निकल सकता है, Cl निकल सकता है, लेकिन वाटर नहीं निकलेगा, वाटर अंदर ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या था? उल्टा था, वाटर निकल रहा था और Na और Cl क्या थे? अंदर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य और वैद्युत अपघट्य के लिए अपारगम्य, जबकि आरोही भुजा है वो जल के लिए अपारगम्य और वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होती है? पारगम्य। तो ये क्या करेगी? निस्यंदन को जो फिल्टर होके आ रहा है उसको क्या करेगी? डाइल्यूट करेगी, क्योंकि वाटर ज्यादा हो रहा है तो वाटर ज्यादा होना मतलब डाइल्यूट होना, और वाटर कम होना मतलब कंसंट्रेट होना, यानी कि सांद्रित होना। तो यहाँ पर निस्यंदन है वो तनु होगा और यहाँ पर निस्यंदन है वो सांद्रित होगा। ये काम होता है किसका? हेनले के लूप का। क्लियर? अवरोही भुजा, आरोही भुजा। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अपना डीसीटी। पीसीटी हो गया, हेनले का लूप हो गया, अब आ रहा है डीसीटी। तो हेडिंग डाल लीजिए डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब देखिए साहब नेक्स्ट आता है हमारे पास डीसीटी। डीसीटी का हिंदी में नाम होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। पहले बनाया था बॉम्बे संकोट, पीसीटी, हेनले का लूप, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद संग्राहक नलिका। ठीक है। तो डीसीटी सबसे पहले बात करें बनी किसकी होती है तो बोलेंगे सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, विशेष परिस्थितियों के अंदर सोडियम का और जल का अवशोषण करती है। विशेष परिस्थितियों के अंदर मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, और आपको पानी नहीं मिल रहा, तो पानी नहीं मिल रहा उसके में आपकी बॉडी क्या करेगी? सब ज्यादा से ज्यादा यूरिन में से वाटर को निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर है वो वाटर का लॉस है वो कम से कम हो। तो उस समय यानी विशेष परिस्थिति होगी वो। ठीक है। तो विशेष परिस्थिति के अंदर सोडियम का और वाटर का यानी जल का अवशोषण कौन करेगा? डीसीटी। कौन करेगा? डीसीटी। अब सोडियम हमारे लिए होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। किसके लिए होता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसी कारण बोलते हैं जब आपकी बीपी कम हो जाती है तो क्या खाओ? नमक खाओ, क्योंकि नमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? NaCl। ठीक है, यानी सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम वापस से क्या करेगा? हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो सोडियम का काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, और जल तो नॉर्मली मेटाबॉलिक सारी जितनी भी अपने अंदर एक्टिविटीज हो रही है वो किसके कारण है? वाटर के कारण ही है। तो वाटर का अवशोषण करती है विशेष परिस्थितियों में। ठीक है। अब यहाँ पर दो हार्मोन काम करते हैं, ये दोनों मैंने क्या लिख रखे हैं? एल्डोस्टेरोन और ADH। ये क्या है? दोनों के दोनों हार्मोन। ठीक है। जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा बात करेंगे इसकी ओर, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि एल्डोस्टेरोन और ADH का पूरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन और ADH ये दोनों के दोनों कहां पर वर्क करेंगे, कहां पर काम करेंगे? तो बोलेंगे डीसीटी पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? ना तो पीसीटी पर करेंगे, ना हेनले के लूप पर करेंगे, किस पर करेंगे? डीसीटी पर करेंगे। कौन कौन से? एल्डोस्टेरोन और ADH। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम का अवशोषण करेगा। ठीक है। जो फिल्टर हो रखा है, जो यूरिन हो रखा है उसमें से क्या निकालेगा? सोडियम निकालेगा। और ADH क्या करेगा? उसमें से वाटर निकालेगा। वाटर जितना निकाल सकता है वो निकालेगा ADH। ठीक है। तो ADH क्या करेगा? H2O का अवशोषण करेगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम का अवशोषण करेगा। ये दोनों कहां पर वर्क करेंगे? बोलेंगे डीसीटी पर करेंगे। दोनों है क्या? हार्मोन है। जब हार्मोन का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर आओ डीसीटी। तो डीसीटी थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट का अवशोषण करती है। क्या करती है? बाइकार्बोनेट का अवशोषण करती है, जिस कारण हमारे अंदर जो ब्लड है उसका परासरणीय संतुलन रहता है। ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है बाइकार्बोनेट। तो डीसीटी के अंदर बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। तो ये 3-4 बातें आपको डीसीटी से रिलेटेड ध्यान रखनी है, 3-4 बातें पीसीटी से, और 2-3 बातें हेनले के रूप से रिलेटेड ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर।
कि कौन सा पार्ट है वो क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। सेकंड, अब एक पार्ट और रह गया हमारा संग्राहक नलिका, ये वाला और रह गया जो मैंने इस तरह से बनाया था साइड के अंदर। ठीक है, संग्राहक नलिका के अंदर क्या काम है, तो हेडिंग डाल लीजिए संग्राहक नलिका। नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, अलग से है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, तो हेडिंग डाल लीजिए संग्राहक नलिका। नेक्स्ट आता है हमारे पास संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे अपन सीडी, कलेक्टिंग डक्ट सीडी। तो सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वो कहाँ खुलेगी, सारे नेफ्रॉन की डीसीटी कहाँ खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलेगी। ठीक है, तो सारे नेफ्रॉन की डीसीटी है वो कहाँ खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, मूत्र को सांद्रित करने के लिए जल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर अवशोषित किया जाता है। तो मूत्र को जब आवश्यकतानुसार अपने को क्या करना पड़े, सांद्रित करना पड़े, यानी अपने को बॉडी से वाटर है वो कम से कम बाहर निकालना है, तो उसको बोलते हैं मूत्र का अंदर अपन जो वाटर प्रेजेंट है उसका क्या करेंगे अपन, अवशोषण करेंगे। ठीक है, तो वो भी कहां पर होगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, वहां पर भी क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कब होगा, वो भी विशेष परिस्थितियों के अंदर, जैसे पीछे पढ़ा था कि भाई आप रेगिस्तान के अंदर है, पानी की कमी है आपकी शरीर के अंदर, तो पानी है वो जो यूरिन के अंदर है वो कम से कम जाए, तो इसके लिए कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगी, वाटर को बाहर निकाल लेगी, अपनी यूरिन में से वाटर को बाहर निकालेगी। तो मूत्र को सांद्रित करने के लिए जल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर अवशोषित किया जाता है, ये काम होता है किसका, कलेक्टिंग डक्ट का। अब आता है मूत्र का मार्ग, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मूत्र का मार्ग। यूरिन का पाथ पूछ रहा है कि यूरिन कहां से होकर कहां कहां और कैसे कैसे जाता है। तो सबसे पहले यूरिन बनेगा कहां, तो बोलेंगे नेफ्रॉन के अंदर बनेगा। कहां बनेगा, नेफ्रॉन में। सारे नेफ्रॉन कहां खुलेंगे, संग्राहक नलिका में, तो यूरिन कहां जाएगा, संग्राहक नलिका में आ जाएगा। नेफ्रॉन से कहां आएगा यूरिन, संग्राहक नलिका में। फिर संग्राहक नलिका कहां खुलेगी, पेल्विस के अंदर। ठीक है, जब मैंने किडनी बनाई थी, किडनी के अंदर ऐसा बनाया था पेल्विस, ये वाला पार्ट क्या होता है, पेल्विस। पेल्विस के आगे कौन प्रेजेंट है, मूत्र नलिका यानी कि यूरेटर। फिर यूरिन कहां आएगा, यहां पर। यूरेटर के बाद किसमें चला जाएगा, नीचे बनाया था मैंने मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में आएगा। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये होता है मूत्र का मार्ग। नेफ्रॉन में बना, फिर कहां आएगा, संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका कहां खुलेगी, पेल्विस में। पेल्विस से आगे यूरिन चलेगा यूरेटर के अंदर यानी कि मूत्र नलिका के अंदर। फिर यूरिन जाएगा, इकट्ठा होगा कहां पर, मूत्राशय के अंदर यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का इकट्ठा होगा, उसके बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का रास्ता क्या है, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये होता है मूत्र का पाथ, कि मूत्र है वो कहां से होकर कहां जाता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर हो गया और उसका वर्क हो गया, नेफ्रॉन का वर्क क्या क्या है, कैसे कैसे कहां क्या क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का निर्माण कैसे होता है। ये तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी, अब बात करेंगे यूरिन कैसे कैसे बनता है। उसके अंदर 3 स्टेप मैंने पहले आपको हिंट दे दिया थोड़ा सा। पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होगा सीक्रेशन। इन 3 स्टेप हो गए, उसके बाद जो अपना फिल्टर होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, यूरिन। ठीक है, तो वो वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, कोरोना वायरस चल रहा है बाहर। ठीक है, तो बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शबा खैर।